स्टूडेंट नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कुछ समय से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था कुछ कारणों से। बच्चों, आज हम आईएमपी क्वेश्चन का जो वीडियो बना रहे हैं, इसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में एक वीडियो बनाया हुआ था जो आईएमपी क्वेश्चनों का था। तो आपको उस वीडियो को पूरा अब देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं उस वीडियो को भी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप देख लें। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, अर्धवार्षिक परीक्षा में जो डाला गया था इसी में से मैंने वीडियो बनाया हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने चाइना स्तर आपको उसमें बता दिया था कि चाइना स्तर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आईएमपी हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको आईएमपी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये सारे के सारे मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में आईएमपी जो वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखेंगे, है ना। जैसा कि आपका पेपर अब 2 या 3 दिन बचा हुआ है ना। मैं आपको आज एक वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, उसके बाद कल एक वीडियो मिलेगा आपको। इन 2 वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और इन्हीं वीडियो को आपको देख करके जाना जरूर है, ठीक है। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि स्टेकिंग क्या है, स्टेकिंग के बारे में आपको पूछ सकता है, या तो अलग अलग पुष्प की स्टेकिंग पूछ सकता है आपको। ट्यूबरोज के रोपण के बारे में पूछ सकता है, ट्यूबरोज की कटाई, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। ट्यूबरोज में तना सड़ने के रोग को समझना, ये समझाया हुआ था, ठीक है बच्चों। मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब समझिए बच्चों, एक क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पोषक तत्वों की कमी के लक्षण क्या है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पोषक तत्व लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरान, जिंक। तो ये इनकी कमी के लक्षण क्या हैं, इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण क्या हैं, ये चीज़ आपको समझना है और ध्यान से याद करना है। जैसे कि आप पहला देख रहे हैं, नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे क्या हो जाते हैं, जो निचली पत्तियां रहती हैं बच्चों पौधे की, तो वो निचली पत्तियां क्या है, हरे से पीले रंग में बदल जाती हैं, है ना। हरे से क्या होता है बच्चों, पीले रंग में बदल जाती हैं। ये नाइट्रोजन की यदि कमी होगी तो ये लक्षण दिखाई देगा, ठीक। इसके बाद में देखते हैं हम दूसरा, फास्फोरस। फास्फोरस की बात करेंगे हम, तो फास्फोरस की जो कमी हो जाती पत्तियों में, तो गहरी लाल से बैगनी रंग में बदल जाती हैं ये, ठीक है। फास्फोरस की कमी होगी तो ये आपको लक्षण आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको पूछ सकता है। पोटास की बात करें तो पोटेशियम जो है, उसकी कमी हो जाएगी तो आप पत्तियों के जो किनारे जो रहते हैं ना पत्तियों के, वो सूखने लगते हैं और स्क्रोचिंग जैसी महसूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोरान की बात कर लेते हैं। तो बोरान में जो पौधों में क्या होता है, बोरान की जब कमी हो जाती है तो पत्तियों के हल्के हरे रंग जो के साथ साथ उनमें उनके मुड़ने के साथ साथ टर्मिनल कलियों की मृत्यु होने लगती है, ठीक है, बोरान की कमी से। और जिंक की कमी बात करेंगे, जिंक की कमी, तो पौधों में जिंक की कमी होने पर क्या होता है कि सिरों पर और सिराओं के बीच उतक मर जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण पौधे रंगहीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जिंक की कमी है बच्चों, ठीक है। फास्फोरस, पोटास, बोरान और जिंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब आपको देखा जा सकने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर अच्छे से रट लेंगे, बिल्कुल, है ना। आपको इस वीडियो को समझकर ही जाना है। हो सकता है कि इसमें से अगर मैं 10 क्वेश्चन बना रहा हूँ तो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने मिल जाए। और देखिए बच्चों, घबराना नहीं है, आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आसो बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे और सरल क्वेश्चन आएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन आ जाएंगे। अब देखिए, 15 क्वेश्चन जो गुलाब की खेती हमने पढ़ा है, उसमें से पूछ सकता है आपको, गुलाब के संवर्धन की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। गुलाब को बीज, अब संवर्धन की बात कर रहे हैं हम, तो गुलाब को बीज, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग और सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से प्रवर्धित किया जा सकता है। किस किस माध्यम से इसको प्रवर्धित किया जा सकता है, ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से केवल टी या उपयुक्त रूट स्टॉप पर सील्ड बडिंग के माध्यम से किया जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब बीज के माध्यम से कैसे, जड़ कलम के माध्यम से, सरकर्स के माध्यम से और तना कलम के माध्यम से, इस माध्यम से क्या करते हैं हम, इसका प्रवर्धन गुलाब का हम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, गुलाब के प्रमुख कीट पतंगों और रोगों का वर्णन कीजिए।
तो बच्चों एक चीज़ आप बिल्कुल याद रख लेना कि गुलाब का कीट हो या और भी अन्य ऐसे जो फूल हैं अपने पुष्प हैं उनके कीट हों, लगभग 80% कीट आपके मिलते जुलते कीट हैं। तो आपको ध्यान से देख रहे हैं कि किस पुष्प में कीट क्या है। तो ये आपको 4 से 5 कीट ऐसे कॉमन कीट याद कर लेना है जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल सफलता मिले, है ना। बहुत ज़्यादा रटने से अच्छा है कि आप मिलाते हुए चीज़ों को पढ़ें, है ना। तो देखे होगे आपने कॉमन, गुलाब में हो, कॉर्निसन में हो, गुलदाउदी में हो, सब में बहुत कॉमन कीट है जैसे कि एफिड्स, है ना। एफिड्स बच्चों इसको याद कर लो आप कि भाई एफिड्स तो बहुत कॉमन कीट है, ये आना ही है ना। तो इसको याद कर लो बिल्कुल, आपकी हर पुष्प में ये देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में थ्रिप्स है, लीफ हॉपर्स है। तो ये कीट बहुत कॉमन कीट है, ठीक है। इनको क्या है आपको बिल्कुल रट लेना है। अगर कीट पतंगों के बारे में पूछ लिया तो ये 3 कीट आपको बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ लेना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कीट के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आना है। आपको विचलित नहीं होना है कि किस फसल का कौन सा आ गया, किस फसल का क्या आ गया। आपको कॉमन कीट याद कर लेना है, 3 से 4 कीट, वो हर फसल में आपको काम देंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों गुलाब के रोग की। तो आपको रोग भी पूछ सकता है। आपको देखना यह है कि 5 नंबर में पूछा है या 3 नंबर में पूछा है या 7 नंबर में, उस आधार पे ही आपको उसका वर्णन करना है ना। रोग पूछ सकता है आपको किसी भी फसल का, ठीक है। ये याद करते हुए चलना है आपको। ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसको, इनकी एक एक पॉइंट, हर बातें आपके दिमाग में चली जानी चाहिए, है ना। अब बात कर लेते हैं हम रोग की। तो इसमें डाइबैक हो गया रोग, है ना। डाइबैक, स्टेम ब्लाइट, ये बिल्कुल कॉमन रोग है। और ब्लैक स्पॉट, है ना, ये बिल्कुल कॉमन रोग है बच्चों, है ना। तो आपको क्या करना है, इन रोगों को बिल्कुल याद कर लेना है जिससे कि आपको एग्जाम में सफलता मिल जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 17वां, गिलार्डिया। गिलार्डिया की खेती के लिए जलवायु आवश्यक के विवेचन। अब गिलार्डिया की जलवायु हो या अपनी गुलदाउदी की जलवायु हो या चमेली की जलवायु हो बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे से जलवायु को, एक जलवायु को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग सभी आपके जो सभी खेती हैं उसमें मिलती जुलती ही जलवायु रहती है ना। आपको थोड़ा थोड़ा समझते हुए अपने बुक से देख करके चले जाना है और छोड़ करके कोई क्वेश्चन आना नहीं है आपको, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। पूरा का पूरा पेपर अच्छे से आपको करके आना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है कुछ भी आपको, है ना। ठीक है, तो समझते हैं हम जलवायु की बात करते हैं। तो जलवायु बच्चों गिलार्डिया की हो, चमेली की हो, ग्लेडियोलस की हो, जलवायु लगभग मिलती जुलती है। तो आपको जलवायु के बारे में एक जलवायु अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अब गिलार्डिया की बात करें तो बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या होता है, गिलार्डिया को धूप वाले स्थानों में आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता ज़्यादा होती है इसको। यह एक लंबे दिन वाला पौधा है, ठीक है। और अच्छी वानस्पतिक वृद्धि चाहिए तो छोटे दिनों की आवश्यकता होती है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको चाहिए होता है। तो लगभग आपने देखा होगा 20 से 30, 25 से 30, लगभग ऐसे ही आपको जलवायु की आवश्यकता फूलों के लिए होती है, ठीक है। तो आपको ये जलवायु के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आना है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद कर लेना। अब आप बात कर लेते हैं प्रश्न 18, ग्लेडियोलस के रोपण के बारे में समझाइए। बच्चों रोपण के बारे में आपको, हर फसल के रोपण के बारे में आपको पूछ सकता है, तो बिल्कुल आपको एक रोपण अच्छे से याद कर लेना है। और किसी भी क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूँ छोड़ करके नहीं आना है। क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, पूरे क्वेश्चन आपको करके आना है, कैसे कैसे भी करके उनको बना के आना जरूर है। ग्लेडियोलस के रोपण के बारे में लिखिए। तो ग्लेडियोलस के बीज नर्सरी में बोने के 30 से 45 दिनों के बाद अच्छी तरह से तैयार क्यारियों में प्रतिरोपित किया जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन फूलों के आप पौध तैयार करोगे। पौध तैयार करने के बाद जैसे आप धान की रोपाई करते हो ना, उसी टाइप से इनकी आप क्या करोगे, रोपाई करोगे। और इनकी दूरी 45 इंटू 45 की रख सकते हो। हर मतलब लगभग सेम है, सभी जितनी भी पुष्प की खेती है लगभग सेम है ना। अब बात कर लेते हैं अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा, एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो इसके बीच में आपको अंतर आ ही सकता है। तो आपको देखना है कि अफ्रीकन गेंदा जो होता है लगभग कठोर और सीधा जाता है, ठीक है, और शाखाओं वाला एक वर्षीय होता है, ठीक है, अफ्रीकन गेंदा। और जो फ्रेंच गेंदा होता है जो 90 सेंटीमीटर तक
सॉरी, ये जो अफ्रीकन गेंदा होता है वो 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है यहाँ तक। अब फ्रेंच गेंदा की बात करेंगे तो ऊंचाई में तुलनात्मक रूप से छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए कि ये मान लो अफ्रीकन गेंदा है, ठीक है। ये अफ्रीकन गेंदा हो गया, ये लंबा जा रहा है, और ये फ्रेंच गेंदा हो गया, ठीक है। ये फ्रेंच गेंदा हो गया। तो फ्रेंच गेंदा की क्या है बच्चों, हाइट कम होती है, और अफ्रीकन गेंदा सीधा जाता है ना। ये चीज़ें याद रखना है, ये 90 सेंटीमीटर तक जाता है और ये 60 सेंटीमीटर तक जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम गेंदे में पिच करना कितना उपयोगी है। बहुत उपयोगी है भाई पिचिंग करना। पिचिंग जानते होगे आप पिचिंग मतलब ये हो गया कि पौधों की शीर्ष भाग को हटाना, इससे गुणवत्ता अच्छी होती है फूलों की, ठीक है। गेंदे में पिचिंग करने से अधिक संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाले सामान्य फूल पैदा होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखेंगे शीर्ष काटोगे तो। फिर गेंदे की कटाई का वर्णन कीजिए, ये भी पूछ सकता है 3 नंबर में। तो गेंदे की कटाई पूरी तरह से खुली अवस्था में मैनुअल रूप से की जाती है, हालांकि अभी भी कॉम्पैक्ट है। आमतौर पर शाम तक जब मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से सूख जाता है, ठीक है। तो अच्छी पूर्ण अवस्था, परिपक्व अवस्था में हम क्या करते हैं, गेंदे की कटाई करते हैं। स्टूडेंट, आपको थोड़ी आवाज़ यहाँ पे आ रही होगी बाहर की, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए आप, क्योंकि मैं ऐसी जगह में हूँ अभी तो जहाँ सिटी है, तो थोड़ा इधर उधर की आवाज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। गेंदे में पत्ती जलने के लक्षण और कारण बताइए, ठीक है। पत्ती जलने के लक्षण क्या है भाई, यह टेगेट इरेक्टा की पत्तियों पर सूखे और गोलाकार तिरछे धब्बे पैदा करता है, ठीक है। फ्रेंच गेंदा पर लीफ स्पॉट या ब्लाइट अनियमित और काले रंग के सहसंयोजी धब्बों का कारण बनता है। बात कर लेते हैं हम इसके बाद के क्वेश्चन की। तो गेंदे की ब्रांच, इस ये तो आईएमपी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बोल लेते हैं चमेली के महत्व को लिखिए। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको आप पढ़ लेना भाई। ये कौन कौन से उपयोग में आता है, चमेली के फूलों और फूलों की कलियों का उपयोग जो होता है माला, गजरा, बेदी, धार्मिक कार्यों में किया जाता है। इसके फूलों से एक उच्च ग्रेड का आवश्यक तेल भी निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चमेली का उपयोग, और फिर इसका उपयोग इत्र है, सौंदर्य प्रसाधन है, क्रीम है, बालों के तेल में, साबुन, शैम्पू सब बनाने में इसका उपयोग हम चमेली के फूलों का और बीजों का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम चमेली के प्रवर्धन का वर्णन करें। तो चमेली को बीज के माध्यम से प्रवर्धित किया जाता है। हालांकि बीज स्थापना बहुत कठिन होती है, और नई किस्म को विकसित करने के लिए बीज उगना भी एक ब्रीडर का काम है। इसे कटिंग और लेयरिंग के माध्यम से व्यावसायिक रूप से प्रवर्धित किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं चमेली के फूलों की कटाई पर चर्चा करें। चमेली के फूल की कटाई कब और कैसे करेंगे। चमेली के फूल की कटाई हम उद्देश्य के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। उद्देश्य के हिसाब से हम करते हैं, जिसके लिए फूलों की आवश्यकता होती है तो हम फूल काट लेंगे, ठीक है। पिचिंग हमेशा सुबह जल्दी की जाती है। ताज़े फूलों के रूप में उपयोग के लिए पूरी तरह से विकसित लेकिन छोटी खुली फूलों की कलियों को चुना जाता है, ठीक है। भारत में फूलों की कटाई हाथ से की जाती है, हालांकि अन्य देशों में से सशक्त हार्वेस्टर के माध्यम से काटा जाता है। तो हम चमेली के जब फूल की कटाई करते हैं बच्चों, तो उसका उद्देश्य क्या है आपका। यदि आपको फूल के लिए काटना है तो फूल अवस्था में कर लो, आपको यदि तेल निकालना है तो आप बीज अवस्था में कर लो। आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है कि चमेली की कटाई कब करना है आपको, ठीक है। अब एक फसल देखे होगे इसके बाद की, क्रोसेंड्रा का फूल का महत्व क्या है बच्चों। तो क्रोसेंड्रा के फूल के महत्व को आप बिल्कुल मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं इसको भी हम, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से अपनी किताब से पढ़ लेना, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपके टीचरों ने आपको लिखाए होंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम क्रोसेंड्रा के में ग्राउंड लेयरिंग कैसे की जाती है। लेयरिंग कैसे की जाती है, ये आपने देखे होंगे कि लेयरिंग में आप क्या करते हैं कि जो अपनी मतलब कली रहती है ना, जो कली रहती है, सॉरी कली कह रहा हूँ, तना रहता है, तो उसको क्या करते हैं अपन, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। ट्रिप्लाइड क्रोसेंड्रा में बीज सेट नहीं होते हैं, इसलिए केवल ग्राउंड लेयरिंग के माध्यम से प्रवर्धित किया जाता है।
तो लेयरिंग में बच्चों हम क्या करते हैं, जो अपनी ये शाखा रहती है, तो इसमें आप ऊपर से इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इसमें मिट्टी डाल करके इसको पन्नी से पैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी डालने के बाद जब ये शाखा में, ये पन्नी में जड़ें आने लग जाए तो आपको यहाँ से काट लेना है, फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम लेयरिंग करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉसेंड्रा के फूलों की कटाई का वर्णन पूछ सकता है आपको। देखिए, आपने गेंदा की कटाई का वर्णन पूछा, आपको चमेली की कटाई का वर्णन पूछा, महत्व पूछ लिया। ऐसा हर फूल का महत्व, कटाई, जलवायु तो कॉमन है, ये सब चीज़ें आपको याद रखते हुए चलना है। एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, वार्षिक पादप क्या होता है पूछ सकता है, और उसके बाद पूछ सकता है वार्षिक पादप और उसके महत्व के बारे में लिखें। जो आपने, आपका अध्याय रहा होगा वार्षिक फूल किसे कहते हैं और बहुवर्षीय फूल किसे कहते हैं, ये आपके 2 अध्याय हैं, 4 इकाई 5 इकाई। मोस्ट आईएमपी, इनकी परिभाषा और महत्व। ठीक है, इनकी परिभाषा और आपको महत्व बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है। मोस्ट आईएमपी हैं ये, है ना, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये आपने अपने बुक से काफ़ी से ज़रूर याद किया होगा। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बच्चों बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप ज़रूर देखने में आएंगे आपको। ठीक है, एक मिनट फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको। एक वार्षिक पादप और एक बहुवर्षीय, ठीक है, बहुवर्षीय पादप। ठीक है, बहुवर्षीय पादप, एक वार्षिक पादप और एक बहुवर्षीय पादप मोस्ट आईएमपी है। इनको अच्छे से आपको याद करना है, इनकी परिभाषा, और इनका क्या करना है, आपको महत्व याद करना है। ठीक है, बहुत मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है। तो बच्चों, मैंने अभी तक जो इस वीडियो में आपको पढ़ाया हूँ, आज आप दिन भर में आप इसको कंप्लीट कीजिए। अब कल मैं एक लास्ट वीडियो लेके आऊँगा, जो लास्ट होगा कल, इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, इतना आप ज़रूर रिपीट करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। ठीक है, मैं कल ज़रूर वीडियो आपके लिए बना दूँगा। आप जितना मैंने अभी तक की फसलों को पढ़ाया हूँ, ये पूरे के पूरे ये आईएमपी को देख करके आप अपनी बुक से याद करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।